हे गाइस, वेलकम टू ई स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, हमने लास्ट सेशन में CUCT 2007 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, वहां पर हम पार्ट 1 का डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2, दैट मींस कि हम सेकंड 20 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ठीक है गाइस, आज का हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 81 से, क्योंकि लास्ट सेशन में हम 61 से लेकर 80 तक 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि डीनेचुरड अल्कोहल इज, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका डीनेचुरड अल्कोहल को मतलब कि एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको आंसर करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि अल्कोहल तो आपको पता है अल्कोहल का मीनिंग, बट अभी अल्कोहल से पहले जो ये डीनेचुरड वर्ड लगा है इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग अगर आप समझेंगे, देखिए डीनेचुरड मतलब कि नेचर का मतलब कि अपोजिट। ठीक है, मतलब कि जो नेचर से अपोजिट उसका नेचर हो, आ रहा है ना। मतलब कि हमारा मींस कि हमें जो सुटेबल होता है वो हमारा क्या होता है कि नेचर से एक्सेप्टेड जो चीजें होती है वो हमें सुटेबल होती है। मतलब कि ह्यूमन बींग्स को जो नेचर से एक्सेप्टेड चीजें होती है वो सुटेबल होती है। मतलब कि डीनेचर्ड मतलब कि जो डीह्यूमनाइज्ड हम बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसा अल्कोहल जो कि ह्यूमन के लिए सुटेबल नहीं हो इन जनरल। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट, सेकेंड है अनडिस्टिल्ड इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस मिथेनॉल प्लस नैप्था, फोर्थ इथेनॉल प्लस मिथेनॉल। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर होगा अनडिस्टिल्ड इथेनॉल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इथेनॉल आपको पता है अल्कोहल जो हम जनरली यूज करते हैं वो आपका इथेनॉल होता है, एंड यहाँ पर डीनेचुरल अल्कोहल मतलब कि अनडिस्टिल्ड, आपका अनडिस्टिल्ड इथेनॉल होगा। क्योंकि आपने डिस्टिल्ड वाटर का नेम सुना होगा, डिस्टिल्ड वाटर जो कि हम बोलते हैं कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो उनमें कोई सा भी आपका इम्प्योरिटीज नहीं रहता है वो वाटर में। तो यहाँ पर अनडिस्टिल्ड मतलब कि एक ऐसा इथेनॉल जहां पर सारे के सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे। तो ये अनडिस्टिल्ड इथेनॉल बनाया कैसे जाता है? देखिए ये इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल के साथ जब हम एडिटिव्स, कुछ एडिटिव्स क्या करते हैं, हम एडिटिव्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एडिटिव्स जब हम ऐड कर लेते हैं एडिटिव्स, तो होता क्या है कि आपका डीनेचुरड या अनडिस्टिल्ड इथेनॉल बन जाता है। तो ये क्या रहता है कि ये एकदम सा आपका मतलब कि इम्प्योरिटीज में फिल्ड हुआ रहता है ये इथेनॉल जो होता है। एंड इसको आप क्लीनिंग, इसका जो यूज होता है इसका यूज जो होता है इसका क्लीनिंग रिएजेंट के थ्रू। ओके, क्लीनिंग एजेंट, ओके, क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको जो आपका डीनेचुरड अल्कोहल है इसको यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि ये एकदम इम्प्योरिटीज होता है, इसका फाउल स्मेल होता है। ठीक है, तो एकदम डस्टी होता है, तो ये डीह्यूमनाइज्ड होता है, सो इसलिए इसका नेमिंग डीनेचुरड अल्कोहल है। एंड इसको हम क्लीनिंग एजेंट के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, और ये बनाया कैसे जाता है? इथेनॉल के साथ कुछ एडिटिव्स मतलब कि इथेनॉल्स, मिथेनॉल्स और कुछ वगैरह वैक्स वगैरह, ये दो इम्प्योरिटीज मिला के ये अनडिस्टिल्ड इथेनॉल या डीनेचुरड इथेनॉल आपका प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, मान लीजिए कि ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है, तो इनके बीच में अगर मान लीजिए कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? उससे एनर्जी की डिक्रीमेंट होगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिकम्स मोर देन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, क्या ये सिस्टम होगा? तो आपको बताना है कि जब आपका एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किसी भी दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो किसी भी तरीके का कि एक केमिकल बॉन्ड हो, अगर वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा उस टाइम? देखिए मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एटम है जो कि एक यूनिवर्स में घूम रहा था, और कोई एक ऐसा बी एटम है जो यूनिवर्स में घूम रहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सिंगल एटम प्रेजेंट रहता है, एक एलोन प्रेजेंट रहता है, वो हमेशा रिएक्टिव होता है। आपको ही पता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ में जो सिंगल रहते हैं वो हमेशा एकदम रिएक्टिव रहते हैं, पर जब क्या होता है कि बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड की मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि जब बॉन्ड बन जाता है तो ह्यूमन क्या रहता है कि स्टेबलाइज्ड होता है। ओके, स्टेबलाइज्ड हो जाता है, फैमिलियर हो जाता है, तो ये हम कहते हैं इन जनरली, राइट। सो उसकी लिहाज से अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि ये जो एटम्स ए है और एटम्स बी है, मान लीजिए कि इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गया,
तो होता क्या है कि जब एटॉम्स इंडिविजुअल रहते हैं, मतलब कि सिंगल रहते हैं, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो रिएक्टिवनेस होती है बहुत ही हाई होता है। लेकिन जब वो पास आना स्टार्ट करते हैं, जब एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं और उनके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जब, तो वो क्या करते हैं कि स्टेबिलाइज होता है, गॉट स्टेबिलाइज्ड, और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। एंड आपको पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आपको पता है कि जब बॉन्ड्स बनते हैं एटॉम मिलकर जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो स्टेबिलाइज्ड हो जाते हैं। तो अगर वो स्टेबिलाइज्ड हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबिलाइज हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मतलब कि अगर आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एनर्जी डिक्रीज करेगा। सो दैट्स व्हाई आपका आंसर बन जाएगा एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 83। 1 mole of oxygen, okay, 1 mole of oxygen at 273 Kelvin and 1 mole of sulfur dioxide at 546 Kelvin are taken in two separate containers. Then kinetic energy of oxygen is greater than kinetic energy of SO2. Kinetic energy of O2 is less than kinetic energy of SO2. Kinetic energy of both are equal. None of this. मतलब कि आपको क्या गया है इस क्वेश्चन के लिए, आपको दो कंटेनर लेना है। ओके, दो कंटेनर, मान लीजिए कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दो कंटेनर लिया, जिसमें आपका पहला कंटेनर मान लीजिए कि कंटेनर ए है एंड ये कंटेनर बी है। इसमें क्या है कि 1 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है। टेम्परेचर में किस टेम्परेचर में प्रेजेंट है? टेम्परेचर है आपका 273 केल्विन टेम्परेचर। ओके, एंड इसमें टेम्परेचर है 546 केल्विन टेम्परेचर, जो कि काफी हाई टेम्परेचर है। एंड ये आपका एकदम जो 273 केल्विन टेम्परेचर है, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि एक रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है। ओके, और ये काफी रूम टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर। ओके, कंडीशन तो हमें समझ में आ गया। अभी बोल रहा है कि पहला जो कंटेनर है उसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है एंड सेकेंड जो कंटेनर है उसमें 1 मोल ऑफ SO2 प्रेजेंट है। ओके, अभी आपको बोल रहा है कि आपको कमेंट करना है, आपको इस क्वेश्चन में कमेंट करना है उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। उनके जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकते हैं, किसके कम किसके ज्यादा, इसको आपको कमेंट करना है। तो कमेंट आप कैसे करेंगे? जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कुछ वैल्यू निकल कर आएगा फॉर योर O2 फॉर योर SO2, तभी आप कमेंट कर सकते हो। तो दैट्स हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी को अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेशन करें कैसे? हमारे पास डाटा क्या है? हमारे पास टेम्परेचर के तौर पर डाटा है, ठीक है। हमारे पास ये 1 मोल डाटा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है या 1 मोल ऑफ SO2 है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जहां पर हम करते क्या पढ़ते हैं कि हम मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक लीनियर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ये सब मॉलिक्यूल्स के लिए, ये सब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज। ठीक है, अगर हम एक टेबल बनाएं, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के हिसाब से जो टेबल बनाया जाता है, अगर हम उसको टेबल को बनाएं, देखिए आपका होता क्या है कि मान लीजिए आपका मोनोएटॉमिक है, आपका कोई मोनोएटॉमिक कंपाउंड है, तो उसके लिए होता क्या है कि आपका जो वाइब्रेशनल है, ओके, जो आपका रोटेशनल वैल्यू है, जो रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या होती है? इन जनरल एक जनरल होती है क्या? RT/2 होती है। एंड जो वाइब्रेशन के लिए भी सेम, वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए भी सेम होता है, RT/2 होता है। एंड आपका ये गलत हो गया, वेट, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ओके, आपका ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए आपका रहता है कि RT/2 रहता है। देन आपका वाइब्रेशन के लिए, आपका वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए आपका क्या रहता है कि आपका रहता है, इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर हम डिस्कशन करें मोनोएटॉमिक, देन पॉलीएटॉमिक लीनियर। ओके, एक आपका रहता है कि पॉलीएटॉमिक लीनियर, इसको आप अच्छे से समझ जाइए, फिर देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। पॉलीएटॉमिक लीनियर एंड पॉलीएटॉमिक। ओके, पॉलीएटॉमिक
नॉन लीनियर, ओके, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। तो ये तीनों टेबल में रहते हैं। अभी होता क्या है कि अभी इंडिविजुअल अगर हम वैल्यू को डिस्कशन करें, एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, तो अगर हम इसको डिस्कशन करें इंडिविजुअली तो होता क्या है कि मोनो एटॉमिक के लिए आपका जो रोटेशनल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ओके, वो 0 आता है। ट्रांसलेशनल के लिए होता है क्या कि ट्रांसलेशनल के लिए आपका 3 होते हैं वैल्यू, एंड वाइब्रेशनल के लिए भी आपका 0 होता है, ठीक है। अभी पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए होता क्या है कि रोटेशनल की वैल्यू आपकी 2 आता है, ट्रांसलेशनल की वैल्यू 3 आता है। ये आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि आपका जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है, वो आपका क्या रहता है कि 3n, क्या रहता है 3n। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, n होती है नंबर ऑफ एटॉम्स, उस कंपाउंड्स या उस मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं। अभी हमें ये आपको ये जनरल आपको याद रखना है, अभी देन हम डिस्कशन करेंगे, आपको पता चल जाए कि हम ये सारी चीजें क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए अब वाइब्रेशनल के लिए, पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 3n-5, ये आपको पता है। देन हम आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए आपका जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होता है 3, ट्रांसलेशनल के लिए सेम 3 होती है, एंड वाइब्रेशनल के लिए आपका रहता है 3n-6। बट वाइब्रेशनल के लिए एक अलग सा एक कंडीशन रहता है कि अगर आपका अगर आपका हाई टेम्परेचर गिवन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 546 केल्विन गिवन है, इस सिस्टम के लिए ही आपका ये वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो कंसिडर किया जाएगा। आपका लो टेम्परेचर के लिए, जैसे कि आपका 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस है, इस सिस्टम के लिए, ऐसे लाइक सिस्टम के लिए आपका वाइब्रेशनल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अभी आपके पास पूरा डाटा है, अभी हमें कैलकुलेशन करना कैसा है, देखिए अभी पहले कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा RT अपॉन 2, ओके, RT अपॉन 2। अभी आपको कैलकुलेशन करना है फॉर योर ऑक्सीजन, ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहां से आपको ऑक्सीजन के लिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन कर लेना है। अभी आप देखिए ऑक्सीजन आपका क्या है कि पॉलीएटॉमिक है, ओके, पॉलीएटॉमिक है। उसके साथ साथ आपको पता है कि ऑक्सीजन होता क्या, आपका ऑक्सीजन ऐसा रहता है, ऑक्सीजन O मतलब कि ये आपका लीनियर भी है। तो आपका ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पॉलीएटॉमिक लीनियर की कैटेगरी में। सो दैट्स व्हाई, तो इसके लिए आपका जो रोटेशनल का वैल्यू क्या आ जाएगा, रोटेशनल का वैल्यू, ओके बट रोटेशनल की वैल्यू आपकी आ जाएगा इसके लिए, ओके, इसके लिए आ जाएगा 2RT अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। अभी वाइब्रेशनल के लिए ट्रांसलेशनल, अभी ट्रांसलेशनल के लिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल के लिए वैल्यू आपका आंसर, इसका वैल्यू है 3, तो 3RT अपॉन 2, 3RT अपॉन 2 आ जाएगा। देन वाइब्रेशनल के लिए क्या आएगा, देखिए वाइब्रेशनल के लिए आना तो चाहिए था 3-5 के हिसाब से, बट इस यहाँ पर लो टेम्परेचर गिवन है ऑक्सीजन के लिए, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हम काउंट नहीं करें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो होता क्या कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको गाइस करना क्या रहेगा, आपको टोटल करना है, मतलब कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल। सो दैट्स व्हाई आपका 2RT अपॉन 2 प्लस 3RT अपॉन 2, सो दैट्स व्हाई आपका आ जाएगा 5RT अपॉन 2। दैट मीन्स कि 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5RT। 2.5RT आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। सो अब चलते हैं सिमिलर प्रोसेस में, हम 1 मोल ऑफ SO2 के लिए, 1 मोल ऑफ SO2 के लिए, ओके, 1 मोल ऑफ SO2 के लिए ऑल्सो हम काउंट कर लेते हैं। देखिए SO2 गाइज अगर हम देखें, ये आपका पॉलीएटॉमिक है, ओके, ये आपका पॉलीएटॉमिक है, ऑल्सो ये आपका नॉन लीनियर है, ओके, ऑल्सो ये आपका नॉन लीनियर सिस्टम है। सो दैट्स व्हाई इसके लिए आपकी रोटेशनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, रोटेशनल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3RT अपॉन 2। ट्रांसलेशनल की क्या आ जाएगी, ट्रांसलेशनल की आ जाएगी आपकी 3RT अपॉन 2। एंड यहाँ पर SO2 के लिए आप देख सकते हो कि आपका हाई टेम्परेचर गिवन था, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम वाइब्रेशनल को काउंट करेंगे। एंड वाइब्रेशनल के लिए, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 3n-6। तो चलिए काउंट करते हैं। तो अगर हम वाइब्रेशनल की देखें तो 3n-6, सो दैट्स व्हाई 3 into n,
3 इंटू एन क्या है, एन की वैल्यू आपका 3 एटम है, 1s 2 ऑक्सीजन, तो इंटू 3 माइनस 6, तो 3 3 जा 9 माइनस 6 दैट इज 3, तो वाइब्रेशनल की वैल्यू आ गया 3। अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेशन करें, इसको ऐड कर दें तो 3RT/2 प्लस 3RT/2 प्लस 3। तो अभी अगर इसको काउंट करें तो ये आपका आ जाएगा, ये गाइस आपका आ जाएगा 3RT प्लस यहां पर भी आ जाएगा आपका 3RT, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशनल के लिए आपका जनरल जो आता है, जनरल फॉर्मूला होता है RT। ओके, RT/2 नहीं होता, बाकी दो के लिए RT/2 होता है, लेकिन वाइब्रेशनल के लिए आपका RT ओनली RT होता है। ओके, तो दैट्स 3RT आ जाएगा। अभी अगर आप काउंट करोगे 3RT प्लस 3RT क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आ जाएगा आपका 6RT आपका फाइनली आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि SO2 के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 6RT आ गया, लेकिन आपका जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आया था 2.5 RT। तो यहां से भी हमें डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2। सो दैट्स हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बस प्लस आई ग्रुप कौन सा है ये आपको बताना है। आपको पता है जो माइनस नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, ये आपका क्या रहता है, ये आपका माइनस आई ग्रुप होता है, प्लस माइनस आर ग्रुप भी होता है, माइनस आई एंड माइनस आर की तरह वर्क करता है। एंड आपका जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन ये भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो ये आपका माइनस आई की तरह एक्ट करता है। क्लोरीन भी सेम आपका माइनस आई की तरह एक्ट करता है, लेकिन आपका जो मिथाइल है ये क्या रहता है आपका, ये प्लस आई ग्रुप रहता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ये इलेक्ट्रॉन गिव करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। ओके, CH3 ग्रुप की जोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ओके, ठीक है, तो अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड सोल्यूशन इज पॉसिबल व्हेन मेटल आयन इन द कंपाउंड कंटेन्स। आपका जो कलर्ड सोल्यूशन, कलरिंग सोल्यूशन, कलर वाला सोल्यूशन आपका कब पॉसिबल होगा, जो मेटल के सिस्टम, मेटल में जो मेटल आयन्स है वो कैसा होने पर, मतलब कि आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक मेटल आयन होगा, तो उस मेटल आयन के जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए ताकि वो मेटल आयन से बना जो सोल्यूशन हो वो आपको कलर्ड दिखे, कलरिंग सोल्यूशन हो। सो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेटल आयन की पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, या मेटल आयन की जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, या मेटल आयन में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर बन जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि हमेशा जिस सिस्टम में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, मतलब कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तभी आपका वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका पैरामैग्नेटिक रहता है, एंड उसी सिस्टम पर ही आपका कलर शो होता है। ऐसा क्यों होता है कि आप देख लीजिए, एक सिंपल सा मतलब कि डिफरेंस है। जब आपका पेयर्ड होता है, पेयरिंग के तौर पर आपका इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो पेयर्ड रहते हैं, तब आपका ये काफी स्टेबिलिटी फॉर्म में रहता है। तो ये क्या होती है कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाते ही नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम देख भी लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर ही देख लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या पता कि आगे इसी कंसेप्ट के डिपेंड होकर आपको क्वेश्चंस आ जाए। ओके, देखिए डिस्कशन करते हैं। देखिए हो क्या सकता है कि मान लीजिए आपका ये ग्राउंड स्टेट है, किसी भी कंपाउंड के लिए आपका एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, अभी ये आपका एक्साइटेड है, एक्साइटेड स्टेट होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कलरिंग, जो किसी भी कंपाउंड या किसी भी सॉल्यूशन का कलर हम कैसे देख पाते हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होती है, देखिए डिस्कशन करते हैं अच्छे से। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने बताया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी यहाँ पर अगर आप इसको एनर्जी देते हो या किसी आउटर सोर्स से ये एनर्जी इसको मिल जाती है, तो होता है कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर है, ये स्टेबिलिटी है, इनको ब्रेक करना आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता। मींस की नॉर्मल वे में एनर्जी गिव करके इनको सेपरेट करके एक्साइट करना पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब कि ये एकदम स्टेबल है, ये ग्राउंड स्टेट में रहना ही पसंद करेंगे।
लेकिन होता क्या है कि आपका अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अभी अगर इसको किसी भी तरीके से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो ये आराम से क्या कर सकता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि इसमें स्टार्टिंग में एनर्जी था 10 जूल का, आपने कुछ 5 जूल का एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे दिया, अभी इसका एनर्जी हो गया 15 जूल। अब ये 15 जूल को लेकर ये ऊपर 15 जूल को लेकर अभी एक्साइटेड हो जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी वो देखेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ये ओरिजिनल होम नहीं है, मेरा होम ग्राउंड स्टेट में है, तो वो वापस आना चाहेगा। ठीक है, वो वापस आपकी खुद की ओरिजिनल पोजीशन में वो आना चाहेगा। तो होगा क्या कि अभी उसको ओरिजिनल पोजीशन की एनर्जी की वैल्यू कितना है, 10 जूल है। अभी उसके पास कितनी एनर्जी है, उसने तो ले लिया लालच में, तो उसके पास अभी 15 जूल की एनर्जी है। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, उस जो रेस्ट ऑफ जो 5 जूल उसके पास ज्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो स्किप करना पड़ेगा, मतलब कि उसको गिव अवे करना पड़ेगा उसको। तो गिव अवे करेगा मतलब कि जब वो रिटर्न करेगा ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो होगा क्या कि ये जो 5 जूल की एनर्जी है ना, ये जो 5 जूल की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी जो है ये एमिट कर जाएंगी। जब वो एनर्जी एमिट करते हैं, वही एनर्जी आपकी स्पेक्ट्रा दिखाते हैं, और उसी स्पेक्ट्रा ही आपका कलरिंग स्पेक्ट्रा होता है, और उसी जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी के थ्रू ही हमें कलर दिखाई देता है। इसका भी डिफरेंट मैकेनिज्म है, बट ये शॉर्ट अप्रोच है समझने का कि जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आता है, एनर्जी को रिलीज करता है, सो दैट्स उसी टाइम ही जो एनर्जी है वो कलर शो करते हैं, कलर के फॉर्म में वो एनर्जी एमिट होते हैं। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं कि इसलिए आपका आंसर बन गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस सिस्टम में जिस मेटल आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जनरली वो मेटल आयन के सॉल्यूशन आपका कलरिंग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 86 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ओके, इनमें से कौन सा टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या आपके इनमें से कौन कौन से हैं, इसको आप कमेंट करने से पहले हम चलिए पहले डिस्कशन करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या? ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि ये किसी भी सब्सटेंस का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव और क्या होता है कि independent on nature of the substance। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्राइटेरिया या इस फैक्टर्स के बेसिस पे आप यहां से आंसर कर सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, या जो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो। अब चलिए डिसाइड करते हैं टेम्परेचर। क्या आपका टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंड करता है? मान लीजिए कि किस सिस्टम का मास ज्यादा है, क्या उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर हमेशा कितना छोटा हो या कितना बड़ा मास हो, सबके लिए टेम्परेचर तो सेम ही होता है। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है या इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर होता है। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी सरफेस टेंशन भी सेम ही है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता एंड नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई सरफेस टेंशन भी आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी विस्कोसिटी भी सेम ही रहता है, विस्कोसिटी आल्सो इंडिपेंडेंट अपॉन मास एंड इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर। सो दैट्स व्हाई ये आपका ऑल ऑफ दिस में आ जाएगा, राइट? ओके, तो आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब कि टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये आपके बन जाएंगे ऑल ऑफ दिस। अभी जो दूसरा इसका जो अपोजिट प्रॉपर्टी होती है वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंडेंट ऑन मास होता है एंड डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर वॉल्यूम वगैरह ये सब वगैरह आपके आ जाते हैं, राइट? वॉल्यूम, एनर्जी, तो ये सब वगैरह आपके आ जाते हैं, राइट? तो आई होप कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन इज टू कन्वर्ट एमीन्स टू अमाइड, अमाइड टू अमीन, अल्कोहल टू एसिड, एसिड टू अल्कोहल। आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू आपका क्या होता है, मतलब कि एमीन से अमाइड में कन्वर्ट होता है, अमाइड टू अमीन्स में कन्वर्ट होता है, या अल्कोहल टू एसिड में, या
एसिड टू अल्कोहल में। तो आपको पता है कि जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है इसका अलग एक नेम होता है, मतलब कि और एक नेम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर होता है कि जो ब्रोमामाइड मतलब कि ब्रोमीन अमाइड, ओके, ब्रोमामाइड अमाइड का डिग्रेडेशन होगा किसमें, अमीन्स में, राइट। मतलब कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि सिंपली आपका एक अमाइड होगा, आपका एक अमाइड होगा जिसका डिग्रेडेशन होगा अमीन्स में। ये रिएक्शन आपका अकरिंग होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा अमाइड टू अमीन। बट हम चलिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का कंप्लीट जो रिएक्शन है ना, अमाइड टू अमीन का जो कन्वर्जन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या पता कि आपको रिएक्शन से ही क्वेश्चंस आ जाए कि यहाँ पर रीजेंट क्या यूज होते हैं या कैसे कैसे मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आ सकता है। देखिए पहले आपका होता क्या है कि RC+O NH2 ये आपका अमाइड है, ओके, ये आपका अमाइड है। अभी होता क्या है कि जब आप इसको करते क्या हो कि ब्रोमीन प्लस NaOH की सिस्टम देते हो, ब्रोमीन NaOH की सिस्टम देते हो तो आपका ये कन्वर्ट होता है, उसके साथ अब आप इसको वाटर भी देते हो तो आपका यहाँ पर RNH2 की कन्वर्जन हो जाता है और ये आपका है एमीन, ओके। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कशन करते हैं। आप पहले लेते हैं अमाइड, ठीक है, ये आपका अमाइड है, ओके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिजाइन हुए में इसे लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए आपका गिवन था NaOH। अब NaOH में ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। अब ये माइनस पार्ट क्या करेगा, ये प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। जब ये प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पर फॉर्म आपका हो जाएगा RCONH। अभी प्रोटॉन चला गया तो यहाँ पर क्रिएट होगा माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, सामने आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन Br2 प्रेजेंट है। ये माइनस क्या करेगा, ये ब्रोमीन को अटैक करेगा, कैप्चर करेगा। तो कैप्चर करने के बाद ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, RC+O बॉन्ड H, यहाँ पर बॉन्ड Br। अब यहाँ से क्या होगा, अगेन आपका NaOH प्रेजेंट है सिस्टम में, NaOH अगेन प्रेजेंट है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये सेम यहाँ से जाकर कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, RC+O N-Br। यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, मतलब कि ये जो नेगेटिव है ये इस बॉन्ड पे ऊपर गिरेगा, देन आपका यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन को नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, अगेन ये नेगेटिव फिर से वापस आएगा टू रिटेन योर कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल जो डबल बॉन्ड होती है काफी स्टेबल होता है। ये कंपाउंड नहीं चाहेगा कि मेरा जो कार्बोनिल डबल बॉन्ड है वो लॉस हो जाए, तो ये रिटेन कर जाएगा। जब रिटेन कर जाएगा कार्बन के सराउंडिंग में आपको 4 बॉन्ड तो मेंटेन करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये माइग्रेट होकर ये नाइट्रोजन में अटैच हो जाता है और यहाँ से ये ब्रोमीन निकल जाता है। तो दैट्स व्हाई होता क्या है कि डायरेक्टली आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, C+O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, आपका ये सिस्टम फॉर्म हो जाता है। अब क्या आता है कि सिस्टम में वाटर प्रेजेंट रहता है, H+OH-। अभी ये OH- क्या करता है, इस कार्बोनिल से अटैक करेगा, क्योंकि ये OH- क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहां पर है ये ढूंढेगा। अरे अभी आपको पता है ये जो कार्बोनिल सेंटर में, कार्बोनिल में आपको जो कार्बन सेंटर होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ कार्बन। अभी अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होता क्या है कि ऑक्सीजन क्या करता है, जो पार्शियल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस खुद की तरफ को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। सो दैट्स व्हाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन वैकेंट होती है, तो दैट्स व्हाई कार्बन में वैकेंट सेंटर होता है इन द कार्बोनिल ग्रुप। सो दैट्स व्हाई OH- क्या करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कार्बोनिल पे जब अटैक करेगा तो होगा क्या, जब ये कार्बोनिल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा, कार्बन यहाँ पर आकर OH अटैच हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर था डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। अब ये आपको पता है कि हमने जैसे यहाँ पर किया था, कार्बोनिल रिटेन किया था, कार्बोनिल यहाँ पर भी रिटेन होगा, तो फिर से ये बॉन्ड जो है वो वापस आएगा जो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ का क्योंकि आपको कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड तो मेंटेन रहेगा, 5 बॉन्ड का पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर जाकर एक H+ को जो यहाँ से जो रिलीज हुआ था ना, ये H+ को ये कैप्चर
कर लेगा। तो आपका यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका यहाँ से फॉर्म हो जाएगा कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NHR। अभी अगेन होगा क्या कि इसमें जब हम हिट दे देंगे, जब हम थोड़ा सा हिट दे देंगे रिएक्शन प्रोसीजर में, तो होगा क्या कि यहाँ पर आपका आपका डिकार्बोक्सिलेशन, ओके, डिकार्बोक्सिलेशन आपका हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड माइनस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, मतलब कि यहां से ये बॉन्ड वापस आएगा एंड यहां से ये बॉन्ड जाकर एक ये वाला H+ को आपका कैप्चर कर लेगा। सो कैप्चर करने से आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ से RNH2 आपका फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपको CO2 गैस के तौर पर आपको मिल जाएगा। तो हो गया आपका कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू आपका एमीन्स। और ये था गाइज आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला ऑप्शन काफी डिटेल्स में क्लियर हो गया होगा। अब चलते मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। IUPAC नेम ऑफ Na3 होल कॉम्प्लेक्स में CONO2 का होल 6 इज। तो ये वाला जो आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसका नेमिंग क्या है? तो कैसे कि यहां पर अगर हम डिस्कशन करें, सोडियम आपका प्लस में है, अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये -3 में होगा, क्योंकि ये 3 सोडियम मतलब कि 3+, तो दैट्स व्हाई ये 3-, मतलब कि आपका जो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है। सो अब क्या होगा, देखिए अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन में क्या है, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये मेंशन नहीं है। अभी बाकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है। अभी चलिए निकाल लेते हैं कि एक्चुअली जो मेटल का है ना ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या ये 3 है या 2 है। इसके हिसाब से भी और एक हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम काउंट करेंगे यहाँ पर, अगर हम काउंट करेंगे तो आपका Na3 है, मतलब कि इन जनरल आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, कोबाल्ट नाइट्रो का होल 6 एंड आपका यहाँ पर -3 है। अगर हम इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट करेंगे, मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को X ले लेते हैं। अभी नाइट्रो के चार्ज कितना होता है, NO2 माइनस होता है, सो दैट -6 इक्वल्स टू -3। अभी अगर X इक्वल टू -6 हम इक्वल के उस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -3 + 6, सो दैट्स व्हाई X इक्वल्स टू +3। मतलब आपका जो मेटाल के ऊपर +3 का चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सो दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन भी आपका हट गया यहाँ से। अभी बचा सोडियम हेक्सानाइट्रेटो कोबाल्टेट 3 या सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट 3। देखिए आप अगर IUPAC रूल पढ़े होंगे फॉर योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नेमिंग का, तो आपको पता होगा कि आपका अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव चार्ज के ऊपर रहता है, नेगेटिव के साइड में रहता है, तो आपका जो मेटल आयंस है ना, मेटल आयंस वहां पर मेटल के एंडिंग में एट लगेगा। सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ये वाला, सोडियम हेक्सानाइट्रेटो कोबाल्टेट। अभी अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने आ जाता जहां पर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव में साइड रहता, कटायन के साइड में रहता, मतलब कि आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स होता, तो वहां पर आपका जो मेटल्स के नेमिंग है ना वो इन जनरल रहता है, कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम ऐसा रहता है। लेकिन अब जब आप मान लीजिए क्रोमियम रहेगा, लेकिन आपका अगर कॉम्प्लेक्स से जो अनायनिक पार्ट में रह जाएगा तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमियम से क्रोमेट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो गया। तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 89 में। थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर, मतलब कि आपका एसटीपी में आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, जो आपका एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर आपका होता है, एंड आपका 273 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है, एंड आपका जो प्रेशर होता है ना वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपका डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट। एंड यहां से और एक चीज आप याद रख सकते हो कि 1 मोल के लिए आपका यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर और आपका 22400 मिलीलीटर आपका वॉल्यूम होता है। 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का इतनी वॉल्यूम्स प्रेजेंट रहता है एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर
आपको हो गया होगा। ओके, ठीक है। सो अब चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। ओके, 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। अब चलिए इसका कर लेते हैं स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 2,3,4 स्ट्रक्चर क्या है? 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। ओके, 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसका स्ट्रक्चर रख ले, मतलब कि पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन की सिस्टम आपका होगा, राइट। आपका 5 कार्बन का सिस्टम होगा, इसलिए आपका इसका नाम पेंटेन है। अभी 2 पोजीशन मतलब कि कार्बन नंबर 2, 3, 4 में आपका क्लोरीन लगा है, मतलब कि यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन एंड यहाँ पर क्लोरीन। बाकी जगह पर आप हाइड्रोजन को फिल कर सकते हो। यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गया ऑलरेडी, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, बन गया आपका 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। अभी आपको कह रहा है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटॉम्स हैं। कायरल कार्बन मतलब देखिए, अभी कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन आपका है ऐसा कार्बन जिसकी जो 4 जो बॉन्ड्स होती है ना, 4 ग्रुप अटैच्ड होती हैं कार्बन के सराउंडिंग में, वो चारों के चारों ग्रुप, मतलब कि अगर आपका ये कार्बन है, ये कार्बन तभी आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। ये जो चारों ग्रुप्स है ना, ये जो चारों ग्रुप्स है, ये अगर आपके डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, मतलब ये फ्लोरीन हो, ये क्लोरीन हो, ये ब्रोमीन हो, ये आयोडीन हो, तो चारों के चारों ग्रुप अगर आपका डिफरेंट लगे हैं, तभी आपका इसको हम बोलते हैं आपका कायरल कार्बन, इसको बोलते हैं। तो अभी हमें चेक करना है कि किस किस कार्बन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। देखिए, इस कार्बन के सराउंडिंग में तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये तो आपका कायरल कार्बन है नहीं। अब देखिए, इस कार्बन के सराउंडिंग में जो 4 बॉन्ड है, एक साइड में आपका मिथाइल लगा है, एक साइड में आपका ये वाला टोटल ग्रुप लगा है, एक साइड में आपका क्लोरीन लगा है एंड एक साइड में आपका हाइड्रोजन लगा है। मतलब कि ये वाला जो आपका कार्बन है ना, ये आपका एक आपका कायरल कार्बन है। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है ना, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और ये वाला साइड का ग्रुप है एकदम, तो यहाँ पर भी ये वाला जो कार्बन है ना, ये भी आपका कायरल कार्बन है। लेकिन ये वाला जो बीच वाला जो कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है, ये कायरल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ पर एक तो डिफरेंट ग्रुप आ गया, सेकंड डिफरेंट ग्रुप आ गया, लेकिन जो बाकी बोथ साइड जो अभी डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इस साइड में तो CHCl CH3 और इस साइड में भी CHCl CH3, तो ये जो बोथ साइड के ग्रुप है वो डिफरेंट हो गए। सो दैट्स व्हाई ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है। बट अगर आपका तो अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन के लिए आपका कितना कार्बन आ गया? आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 2। ये 2 ही कार्बन है जो कि कायरल कार्बन है, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्लियर है? और एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कि आपका अगर कंपाउंड में स्टीरियो केमिस्ट्री को ऐड कर देता, तो होता मतलब कि कुछ ऐसा अगर सेटअप रहता, कार्बन एंड यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर जो क्लोरीन था ना, इसके स्टीरियो केमिस्ट्री कर देता। ये क्लोरीन एबव में है और मान लीजिए कि ये क्लोरीन बिलो में है, तो ऐसा कर देता। और ये जब भी ये अगर एबव में है तो ये हाइड्रोजन अभी बिलो में है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन अभी एबव में है। अगर ये स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर देता तो सोचिए आप कि आपका यहाँ पर इस स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस करके यहाँ पर कन्फिगरेशन तो डिफरेंट आ जाएगा। इस कार्बन के लिए कन्फिगरेशन डिफरेंट आ जाएगा। मान लीजिए कि इस कार्बन के लिए आ जाएगा R आ जाएगा, इस कार्बन के लिए कुछ S या R कुछ आ जाता। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन होता ना, अगर R एंड S ऐसा कुछ डिफरेंट कन्फिगरेशन आ जाता, तो आप वहां पर ये वाला जो कार्बन है इसको आप कायरल कार्बन माना जाता, क्योंकि क्लोरीन एक साइड में हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, वो साइड में डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन उन 2 डिफरेंट ग्रुप का कन्फिगरेशन डिफरेंट है। एक का R है तो एक का S है। ऐसा अगर कुछ सिस्टम आता, स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन होता, तो आपको बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व करना रहता। लेकिन अब ये आपका सिंपल ये बन गया, स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका ओनली 2 कार्बन जो कि कायरल कार्बन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 90 एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट में 91 में। क्वेश्चन नंबर 91, द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड। जितनी आपके यूनिडेंटेड लिगेंड होती है, मान लीजिए कि एक फॉर एग्जांपल FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 मान लीजिए कि 4- ऐसा कुछ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर ये जो
यहाँ पर आपका जो CN माइनस है ये कि यूनिट एंडेड लिगेंड है, ठीक है, मतलब कि ये मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब FeCN ऐसा बॉन्ड बनाएगा, यूनिट एंडेड लिगेंड है, सिंगल डोनेटिंग साइड है, तो सिंगल डोनेटिंग साइड है। तो अगर मान लीजिए कि एक यूनिट एंडेड लिगेंड है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस जो कॉम्प्लेक्स में जो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट एंडेड लिगेंड को, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 आपके 6 यूनिट एंडेड लिगेंड है, मतलब कि यहाँ पर 6 आपके सियानाइड लिगेंड है, तो ये जो नंबर 6 को, ये जो 6 आपका काउंटिंग नंबर आया, इसको हम क्या कहेंगे, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर पूछा जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए आप बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप काउंट करके हमें बताइए। तो आप काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन मतलब कि क्या, कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कितने बॉन्ड्स लगे हैं, कितने लिगेंड से वो अटैच्ड है, कितने नंबर लिगेंड से वो अटैच्ड है, वही आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। मतलब कि आपकी कोई सा भी एक मेटल है जो कि कितने साइड से अटैच्ड है, वो आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो Fe है, ये जो आपके Fe है, ये आपके 6 CN माइनस लिगेंड से अटैच्ड है, तो दैट्स व्हाई इसके कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या कहोगे, 6 कहोगे। तो आपके यहाँ जो नंबर का जो लिगेंड्स है, जो लिगेंड्स के जो नंबर्स है ना, वो किसको डोनेट कर, मतलब कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को कर रहा है, तो दैट्स आपका आंसर बन गया कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मूव कर लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको पूछ रहा है कि 2SO2 गैस, O2 गैस, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 is an example for irreversible reaction, okay, heterogeneous catalysis, homogeneous catalysis, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आप देख सकते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल का साइन गिवन है यहाँ पर, तो कैसे रिवर्सिबल हो सकता है, ये तो पहले ही कट हो जाएगा। अभी होमोजेनस कैटलिस्ट है या हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है, आपको कैसा, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये नहीं है। अभी होमोजेनस कैटलिस्ट है या हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है, आपको पता कैसे चलेगा। अभी होमोजेनस कैटलिस्ट और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, कैटलिसिस की बात हो रही है, कैटलिस्ट होमोजेनस या कैटलिसिस हेटेरोजेनस। अभी कैटलिसिस किसी भी रिएक्शन में आपका यहाँ पर जो एरो के ऊपर जो होता है, जो कि रिएक्टेंट को हेल्प करता है रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करने को, मतलब कि जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, वही आपका होता है कैटलिस्ट होता है। अभी कैटलिस्ट हेटेरोजेनस है या कैटलिस्ट होमोजेनस है, पता कैसे चलेगा। देखिए होमोजेनस कैटलिस्ट कब होगा, कि जब आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो जिस फेज में प्रेजेंट है, वो जिस, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है। अगर आपका कैटलिसिस भी गैसियस फेज में प्रेजेंट होगा, तभी आप कह सकते हो कि आपका जो कैटलिस्ट है वो होमोजेनस कैटलिसिस है। मान लीजिए कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस प्रेजेंट है, और आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में प्रेजेंट है, सॉलिड फेज का कैटलिस्ट आपका है, तो आपका वहां पर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हो जाएगा। तो अभी आप अगर इस रिएक्शन कंडीशन को अभी आप अगर देखोगे, तो यहाँ पर आपका जो SO2 एंड O2 है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अभी आपका गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी आपको वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 है, वो किस फेजेस में प्रेजेंट है, यह आपको आना चाहिए। अभी अगर आपको ये पता चल गया, आपको फिर आंसर आ जाएगा। अभी होता क्या कि आपका जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है ना, यह आपका सॉलिड फेज में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड फेज में, तो पता चल गया आपको आंसर। ये गैस से रिएक्टेंट, कैटलिस्ट आपका सॉलिड फेज है, मतलब कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा हेटेरोजेनस कैटलिसिस। ओके, आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो गाइस चलिए अब हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। द अमीनो एसिड व्हिच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव इज, आपका इनमें से कौन से अमीनो एसिड जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब आपका ऑप्टिकली एक्टिव के लिए किसी भी आपका अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव के लिए उसको कायरल, उस जो अमीनो एसिड को कायरल होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप ग्लाइसिन जो कि फर्स्ट अमीनो एसिड है और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है,
अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखोगे ग्लाइसिन की, अगर आप ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर देखोगे, ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, क्या होता है स्ट्रक्चर, COOH ग्रुप लगा होता है, एंड यहाँ पर CH होता है, एंड यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका NH2 होता है, अमीनो ग्रुप होता है, क्योंकि अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप एक होता है, एक आपका एसिड ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर CH2 हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपके जो बोथ साइड जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहता है, क्योंकि आपका किसी भी अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है COOH CHR NH2। अभी ग्लाइसिन के लिए होता क्या कि ये जो R ग्रुप्स है ना, ये हाइड्रोजन की जगह पर प्लेस्ड हो जाता है, सो दैट्स व्हाई आपका जो आपका स्ट्रक्चर है ना, बोथ साइड आपका हाइड्रोजन लग जाता है। तभी अगर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो यहाँ पर तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, सो दैट्स व्हाई आपका ये अकायरल, ये आपका अकायरल अमीनो एसिड बन जाता है। सो अगर आपका ये अकायरल बन जाएगा, सो आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ग्लाइसिन आपका नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी। आपका किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपको पता है, आपको ये जनरल चीज पता है कि किसी भी कंपाउंड स्टेबल कब होता है, जब वो कंपाउंड के फॉर्म में रहता है, जब वो कंपाउंड के फॉर्म में रहता है, अलोन नहीं रहता है। हमने जो फर्स्ट इनिशियली कुछ क्वेश्चन था जिसमें हम इसी के ऊपर स्टेबिलिटी के ऊपर डिफरेंट डिस्कशन किया था कि स्टेबिलिटी में अगर आपका जितने मतलब कि एक एटॉम से उनके अंदर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे ना, वो उतने ही स्टेबिलिटी होंगे, मतलब कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा रहेंगे, मतलब कि ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बी में आपका सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा आपका ए ट्रिपल बॉन्ड बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, जो एटॉम से एंड एटॉम बी से ना, बी है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड होंगे क्योंकि 3 बॉन्ड से अटैच्ड है। लेकिन आप सोचिए, आप और आपके फ्रेंड एक ही फिंगर से आप अगर क्रॉस करके मतलब कि अटैच रहेंगे, या आप 2 फिंगर से क्रॉस करके अटैच रहेंगे, अगर आप 3 फ्रेंड मतलब एक 5 फिंगर से अगर आप अटैच रहे, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, आपका ये स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। अभी आप सिंपली आंसर दे दो कि आपका ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड जो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हैंड्स है ना आपके फिंगर से अटैच्ड है, वो आपका स्टेबल आप बोलोगे, स्ट्रांग बोलोगे। सो दैट्स व्हाई आपका जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहते हैं, आपका कंपाउंड उतना ही स्टेबल रहता है। अभी आपका नंबर ऑफ बॉन्ड जो है, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो डायरेक्टली इक्वल्ड होता है बॉन्ड ऑर्डर से। ये क्या होता है गाइज? डायरेक्टली इक्वल्ड होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर से, राइट? तो यहां पर आपका जो स्टेबल मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसे बॉन्ड ऑर्डर होने चाहिए। अगर 0 बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, मतलब कि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है ही नहीं, राइट? मतलब कि वो इंडिविजुअली घूम रहे हैं, तो वो अनस्टेबल रहेंगे, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही अनस्टेबल की बात हो गया। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड, नहीं, ये तो नहीं रिलेशनशिप होता है, हमने अभी डिस्कशन किया। सो आपका आंसर बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब कुछ तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू रहनी चाहिए, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू रहेगा पॉजिटिव में, वो उतना ही अच्छा रहेगा। हमने अभी डिस्कशन किया, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, तो जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 है वही आपका सबसे स्टेबल आपका जो कंपाउंड बन जाएगा, राइट? ओके, सो अब चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको कुछ ट्रिक्स लगाना है। देखिए, ऑप्शन 2 एंड 3 में, ऑप्शन 2 एंड 4 में सेम तरीके की रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2 H2 प्लस Br2 ब्रोमीन, और सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर भी आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। अभी ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो होती है रिएक्शन, ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है ना, ये H2 प्लस Cl2 की, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये ध्यान रख लेना, जो भी आपके सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं वो आपके 0 ऑर्डर वाले होते हैं, राइट? पूछा क्या कि इनमें से कौन सा रिएक्शन आपका सेकंड ऑर्डर को, आपको सेकंड ऑर्डर से ही मतलब है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो NH4NO3 जो डिसोसिएट होता है N2 और 3 वाटर में, अभी आपको पता है कि अगर आपका A गिव्स राइज टू B प्लस C हो रहा है, अभी अगर आप इसके रेट की एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा? A की कंसेंट्रेशन, अभी कंसेंट्रेशन की पावर में क्या है? 1 है,
सो दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। आपको तो ये कैलकुलेशन केमिकल काइनेटिक्स से पता है आपको कैलकुलेशन करना, कि जो कंसेंट्रेशन का पावर में रहता है वही आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है अभी। सो दैट्स व्हाई ये वाला जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। अभी आपका जो पहला वाला जो ये रहा, अभी आपका ये जो पहला वाला यूज रहा CH3CO CH3 एस्टर प्लस NOH, मतलब कि आपका यहां पर जो रहा CH3COO CH3 प्लस NaOH, ओके NaOH gives rise to आपका gives rise to CH3COO Na CH3COO Na प्लस वाटर जो रहा, ये गाइस आपका सपोनिफिकेशन है, आपका सपोनिफिकेशन का रिएक्शन है, राइट। अभी आप देख सकते हो कि यहां पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये A प्लस बी है, गिव्स राइज टू कुछ C प्लस डी आपका दे रहा है, मतलब कि यहां पर आपका रेट की एक्सप्रेशन जो है ना, ये क्या आ जाएगा, A की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की कंसेंट्रेशन। अभी इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर 1 है। अभी आपको पता है कि टोटल ऑर्डर आपका टोटल, जब आप टोटल ऑर्डर आप काउंट करते हो, आप करते क्या हो कि पावर का सम हो जाता है, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब कि आपका ये सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा। so that's why ये जो रिएक्शन है ना, ये आपका रिएक्शन जो है आपका ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट बन जाएगा, बाकी सारे डिफरेंट ऑर्डर के हैं, राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट 96। अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी व्हिच इज हाईली स्टेबल। ओके, अकॉर्डिंग टू बेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी आपका यहाँ पर कौन सा सबसे हाईली स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन एंड साइक्लोब्यूटेन। अभी अगर आप यहां से आंसर करने जाओगे इस क्वेश्चंस को, तो पहले आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, ओके बेयर्स, बट पहले आपको बेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी आपको आनी चाहिए, राइट। अभी अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी होता क्या था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 3 मेंबर्स, देन 4 मेंबर कंपाउंड, देन एक 5 मेंबर की कंपाउंड, ओके एक 5 मेंबर, देन एक 6 मेंबर तक की डिस्कशन करते हैं। अभी इनके लिए बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी होता क्या था कि आप यहां से कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर ये जो कार्बन है, मतलब कि अगर मैं इसको डिटेलली ड्रॉ करूं, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, आपको पता है कि sp3 कार्बन है। अभी sp3 एटम, अभी सब में आपकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर sp3 कार्बन एटम है। अभी sp3 के लिए आपका जो जनरल आपका जो बॉन्ड एंगल होता है, जो आपका बॉन्ड एंगल होता है, एंगल कितना रहना चाहिए, 109 डिग्री सबके लिए। यहाँ पर sp3 के लिए आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल ये डिजायर्ड बॉन्ड एंगल रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे क्या है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री है, मतलब कि 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पता है कि यहाँ पर आपका 108 डिग्री है, एंड यहाँ पर आपका 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल, आपका यहाँ पर 120 डिग्री है, ये आपका बॉन्ड एंगल है। अभी अगर आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी, मतलब हर केस में अगर आप यहाँ पर स्ट्रेन कैलकुलेशन करोगे, अगर आप यहाँ पर स्ट्रेन को कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर स्ट्रेन क्या, मतलब कि एक्चुअल जो है होना कितना चाहिए उसका डिफरेंस है आपका स्ट्रेन आता है, मतलब कि 60 डिग्री का एक्चुअल है, होना चाहिए 109 डिग्री, तो स्ट्रेन कितनी की है, मतलब कि कितना और एंगल रिक्वायर्ड है टू अचीव स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री कितने हैं, 49 डिग्री रिक्वायरमेंट है, मतलब कि 49 डिग्री की कमी है, मतलब कि 49 डिग्री की स्ट्रेन है। साइक्लोब्यूटेन के केस में कितनी स्ट्रेन है, साइक्लोब्यूटेन के केस में आप कह सकते हैं जस्ट 19 डिग्री का स्ट्रेन है। साइक्लोपेंटेन में जस्ट 1 डिग्री का स्ट्रेन है, क्योंकि ऑलरेडी 108 हो गया है, 1 डिग्री का स्ट्रेन है। अभी 6 मेंबर रिंग में 120 डिग्री है, मतलब कि आपकी यहाँ पर जस्ट आपका 11 डिग्री का स्ट्रेन है। अभी यहाँ से अगर आप साइक्लोहेप्टेन की देखो, वहां पर भी कुछ ऐसा स्ट्रेन आएगा, तो आप सबसे कम जो स्ट्रेन कहां पर आप ऑब्जर्व किया, आप सबसे स्ट्रेन ऑब्जर्व किया आपने साइक्लोपेंटेन के केस में, जहां पर ओनली जस्ट 1 डिग्री का ही स्ट्रेन था। मतलब कि यही जो साइक्लोपेंटेन है ना, ये आपका सबसे आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, हाईली स्टेबल, तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा साइक्लोपेंटेन।
10। आई होप कि आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी पता, मतलब कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको क्या है यह आपका आइडिया लग गया होगा, एंड आपने आइडिया के थ्रू, बेयर स्ट्रेन की कंसेप्ट के थ्रू आपने आंसर को रीच कर लिया होगा। तो अब चलिए हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 97। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 मॉलिक्यूल आयन ऑन द बेसिस ऑफ MOT इज, मतलब कि एटॉमिक नंबर दे रखा है ऑप्शन का 18। फिर पूछ रहा है कि O2 में आपकी कितनी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले आप लिख लीजिए O2। अब इसका अगर हम काउंटिंग करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट कीजिए आप। O2 मतलब कि 8 + 8 + 2 मतलब कि 2, मतलब कि यहाँ पर 8 + 8 16, 18 आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो O2 का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर 18 प्रेजेंट है। तो अब चलिए अकॉर्डिंग टू MOT के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की फिलअप होती है अकॉर्डिंग टू MOT के हिसाब से, चलिए वो लिख लेते हैं। तो होता क्या है 18 के लिए, आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होता है वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, मतलब सिग्मा स्टार ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। जो नॉन स्टार वाला वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग, और सिग्मा स्टार वाला होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। तो सिग्मा स्टार 1s2, देन आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन आपका आता है आपका सिग्मा 2pz2, देन आपका आता है आपका पाई 2px2, देन आपका आता है पाई स्टार, ओके राइट, पाई स्टार 2px2, देन आपका आता है पाई 2pz2, देन आपका आता है पाई स्टार 2p, यहाँ पर 2py यहाँ पर 2py2। तो ये आपका रह गया 2 + 2 4 + 2 6 8 10 12 14 16 18, हो गया आपके 18। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या कौन से आपके ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग वाले प्रेजेंट रहे। एक आपका आ गया यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s2 वाला, देन आपका आ गया सिग्मा स्टार 2s2 वाला, देन और एक आ गया पाई स्टार 2px2 वाला, देन और एक आ गया आपका पाई स्टार 2py2 वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके कितने हैं, वो आपके 4 है, राइट। तो यहाँ पर आपका सिंपली आपका आंसर बन जाएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर HCl इज, 1 मोलर HCl के लिए आपका हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन क्या आएगा। ओके, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि HCl जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका है। अभी HCl आपका जो डिसोसिएट होता है किसमें होता है, H+ प्लस Cl माइनस में। अभी अगर HCl की जो कंसेंट्रेशन है, जो HCl की कंसेंट्रेशन है, अगर आपको 1 मोलर गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एकदम कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा। तो दैट्स वाई H+ की जो H+ की कंसेंट्रेशन है वो भी आपका 1 मोलर आ गया होगा। एंड आपको पता है कि H+ की कंसेंट्रेशन इनटू OH- की कंसेंट्रेशन क्या होता है, आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है Kw, एंड जिसकी वैल्यू आपका होता है 10⁻⁻14। अभी ये आपको जनरल डाटा आपको मिल गया। अभी क्वेश्चन में आपको पूछा क्या कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन आपको बताना है, राइट। अभी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, मतलब कि आपको अभी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन मतलब कि OH- की कंसेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करके देना है। देखिए अभी अगर हम देखें H+ के जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर है, 1 मोलर है। अभी OH- की कंसेंट्रेशन आपको फाइंड करना है, OH- की कंसेंट्रेशन। अभी आपको इसकी वैल्यू कितना है, 10⁻⁻14, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट वाटर है, Kw है। अभी यहां से अगर आप काउंट करोगे OH- की कंसेंट्रेशन तो आपको गाइस क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 10⁻⁻14, 14 मोलर आपको आ जाएगा ये वैल्यू 10⁻14 मोलर। लेकिन आपका यहाँ पर 10⁻14 मोलर मतलब क्या है, क्योंकि आपको तो मोलर में गिवन नहीं है आंसर में, आपको अभी पूछा किस में है, आपको भी आंसर करना है मोल एंड DM में।
राइट, डीएम इनवर्स क्यू में। तो आपको पता है, आपको ये पता है कि आपका जो मोलरिटी मतलब होता क्या है, आपका जो मोलरिटी होता है वो होता क्या है, वो होता है आपका मोल्स, अब कहता है मोल्स पर लीटर। अभी ये जो मोल्स होता है ना, मोल्स पर लीटर क्या होता है, आपको पता है कि 1 लीटर, आपको ये पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएमक्यू होता है। डीएमक्यू मतलब कि मोल्स पर डीएमक्यू आप ये कह सकते हो, राइट। तो ये आपका क्या लिखा जा सकता है कि 10 to the power minus 14 मोल्स की जगह पर ये लिखा जा सकता है ना, मोल्स पर डीएमक्यू। एंड इसी को ही हम ऐसा लिख सकते हैं, द 10 to the power minus 14 मोल डीएम टू द पावर -3, क्योंकि ये डीएम जो क्यू था, डीएम टू द पावर 3 था, ये ऊपर जब चला जाएगा -3 में हो जाएगा। तो आपको OH माइनस के जो कंसेंट्रेशन है, जो आपकी OH माइनस की कंसेंट्रेशन है, कुछ ये मिला, तो 10 to the power -14 मोल डीएम टू द पावर -3। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर गिवन है, 1 × 10 to the power -14 मोल डीएम टू द पावर -3। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था, आपको बस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से आपको प्रोसीड करना था। ओके, तो अब चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। तो इनमें से कौन से कंपाउंड में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट आपकी ज्योमेट्री आपकी डिफरेंट रहेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो इन जनरली किसको डिनोट करता है, आपको पता है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस EZ, ये सब आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अभी आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आपका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा ये वाला एल्कीन, क्योंकि आपको पता है जब आपका एल्कीन के सराउंडिंग में मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी मिथाइल है एंड यहाँ पर आपकी मिथाइल है एंड यहाँ पर आपकी फ्लोरीन है, तो यहाँ पर आपकी फ्लोरीन है, तो आप कह सकते हो कि मिथाइल एक साइड में, फ्लोरीन एक साइड में। सो दैट्स व्हाई आपका ये सिस कंपाउंड है। एंड अगर मान लीजिए कि आपको सेटअप ये रहा कि फ्लोरीन अपोजिट में आ गए और मिथाइल आपके अपोजिट में आ गए, तो अब आप कह सकते हो कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये ट्रांस कंपाउंड है। तो यही आपके एक ही फॉर्मूला था, जिसमें 2 कार्बन थे, 2 मिथाइल ग्रुप थे, 2 फ्लोरीन ग्रुप थे, इसमें भी तो सेम थे, बट एक सिस हो रहा था तो एक टाइम में एक ट्रांस हो रहा था। तो दैट्स ये वाला जो अल्कीन वाला कंपाउंड हमेशा होते हैं, अल्कीन कंपाउंड, वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अब चलिए गाइस, हमारा आज का सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 को हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आपको पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K4FeCN का होल 6 क्या है। अभी हम जो क्वेश्चन को अभी करते आ रहे हैं, तो उनमें से हमारा अभी एक क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वहां पर भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला था, वहां पर शायद हमने कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला था। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का प्रोसेस आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सिस्टम क्या है कि K4 गिवन है, ओके, K4FeCN का, ओके, FeCN का होल 6 गिवन है। अभी आपको इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको इसको आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट करना पड़ेगा। अभी K4 है, मतलब आपका 4 कटायन, मतलब कि K4 मतलब आपका 4+, राइट। अभी यहाँ पर अगर 4+ रहेगा तो FeCN का जो होल 6 का जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर क्या रहेगा, 4- रहेगा, क्योंकि तभी आपका जो टोटल कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रलाइज होकर रहा है। मतलब कि आपका आयोनिक कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा रहेगा, FeCN का होल 6 4-, राइट। अभी यहाँ से आपको अभी ऑक्सीडेशन जो नंबर है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, ये काउंट कर लेना है। मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हमें पता नहीं है, तो हम इसको X पकड़ते हैं। अभी CN आपको पता है कि CN- जो लिगेंड होता है वो कैसा रहता है कि CN- रहता है, मतलब कि यहाँ पर -1 इसका चार्ज रहता है, तो दैट्स वाई -6 आएगा, क्योंकि 6 आपके साइनाइड आयंस हैं। तो -6 इक्वल्स टू जो स्फीयर के ऊपर होता है वो इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, दैट इज -4 है। अभी X को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो -6 इधर जब आ जाएगा तो ये -4 है, तो +6 बन जाएगा, -6 + 6 -4 + 6 आपको दे देगा +2, मतलब कि X की वैल्यू आपकी +2 है। सो दैट्स वाई आप ये अभी आंसर निकाल सकते हो कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, मतलब आपका Fe +2 में प्रेजेंट है, राइट।
सो आई होप कि आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं एक सेंट्रल मेटल एटम की एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, आपको ये मेथड आपको पता चल गया होगा। सो आपका गाइज यहाँ पर आंसर बन जाएगा सिंपली 2 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन में जो हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कशन किया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, आपको एकदम सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कंसेप्ट को बूस्टअप कीजिए, बिल्ड कीजिए कंसेप्ट को, ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करते रहिए गाइज। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कशन करेंगे और तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2007 का सीयूसीटी का कंप्लीट पेपर। ओके, सो तब तक के लिए गाइज अच्छे से पढ़ते रहिए गाइज, ऑल द बेस्ट।